नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण और भविष्य की बेहतर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई। काफी समय बाद ऐसा हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ बीजेपी नेता BL संतोष ने 2 बैठकें की हैं। पहली बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह की कोर कमेटी के साथ हुई है। बंद कमरे में हुई इस बैठक में BL संतोष ने आगे की रणनीति और 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव पर जोर देते हुए चर्चा की है। BL संतोष की दूसरी बैठक बीजेपी के 6 क्षेत्रीय प्रमुख और लोकसभा चुनाव के लिए इन क्षेत्रों के 6 प्रभारियों के साथ हुई। इस बैठक में पार्टी को जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हार मिली, वहां के विधायकों की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में शामिल बीजेपी के नेता ने बताया कि पार्टी के वो विधायक जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट हासिल करने में विफल रहे हैं, उन्हें 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने की संभावना है। बैठक में पार्टी के सभी 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने भी पार्टी के खराब प्रदर्शन का अपना आकलन पेश किया है। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने पार्टी के अंदरूनी लोगों द्वारा खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वासघात का मुद्दा भी उठाया। बैठक में बलिया से बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर की हार को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि अब की बार 400 पार का नारा पार्टी के लिए उल्टा साबित हो गया। यूपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन तैयारी में अब जुट गए हैं। इस उपचुनाव में लोकसभा की तरह ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब सीधी टक्कर होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं उपचुनाव की तैयारी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, इसके साथ ही राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सपा नेताओं ने कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आगामी उपचुनाव और 2027 के यूपी चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हैं। उपचुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ हुई ये बैठक समाजवादी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। 10 सीटों पर दरअसल उपचुनाव होना है, जिसमें करहल, मीरापुर, खैर, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट शामिल हैं। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट RLD और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिहाज से दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी का मनोबल काफी हाई है। हालांकि सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को हाल ही में आगजनी के केस में जेल जाना पड़ा, जिस वजह से उनकी विधायकी रद्द हो गई। इरफान सोलंकी की विधायकी रद्द होने की वजह से सीसामऊ की सीट पर भी उपचुनाव होना है। यूपी कांग्रेस अगले 3 दिनों तक दलित बस्तियों में सहभोज करेगी। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस बाबत निर्देश भी दे दिए गए हैं। देश के चौथे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के खुर्रम नगर में एक परिवार के यहां भोज करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये
सवाल अब आम है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। यूपी कांग्रेस ने दलित बस्तियों में जाकर कांग्रेस को उनके साथ रहने का संदेश देने का कार्यक्रम यूं ही नहीं तय किया है। मौका भले ही बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि का हो, लेकिन इसके पीछे अगले विधानसभा का चुनाव है। दलित परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन बसपा के अस्तित्व में आने के बाद से दलित वोटर यूपी में कांग्रेस से छिटक कर बसपा में चला गया। तकरीबन 3 दशक से ये वोटर अब कांग्रेस को यदा कदा ही वोट करता था, लेकिन साल 2024 में दलित वोटर न केवल कांग्रेस की तरफ आए, बल्कि गठबंधन की वजह से सपा को भी वोट मिला है। तो यूपी में आर पार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम तो आए और परिणामों से सपा और कांग्रेस गदगद हैं। ऐसे में बीजेपी को, क्योंकि जितनी सीटें थी वो सीटें भी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आधी हो गई। ये सीटें आधी क्या हुई, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, इसको लेकर तो अब समीक्षा बैठक हुई है। इसके साथ ही अब उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर अविरल। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनु प्रसाद भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अविरल मलिक, क्योंकि अब तो देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और कभी भी तिथि जो है वो घोषित की जा सकती है। बीजेपी भी तैयारी कर रही है, इसके साथ ही सपा और कांग्रेस ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है कि किस तरीके से इन 10 सीटों को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन अभी तक आप लोग लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में आपको शिकस्त मिली है, उस हार से उभर नहीं पाए हैं। समीक्षा बैठक हो रही है और लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बीएल संतोष भी अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रत्याशियों के अहंकार और कार्यकर्ताओं की हताशा से हारे हैं। विषय पर निश्चित रूप से संगठन आकलन कर रहा है, आत्ममंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। लेकिन जहां तक बात है, जिस प्रकार से उपचुनावों की बात है या भविष्य की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और वो सबको नजर आ रहा है। ये जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तीसरी बार जनता ने भरोसा जताया है, जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जिस प्रकार से मोहर लगाने का अभूतपूर्व कार्य किया है, उससे कार्यकर्ता प्रसन्न है, कार्यकर्ता आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता प्रसन्न है और मैं कह रही हूं कि सर कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही है जो आपको ले डूबी। यही तो समीक्षा बैठक में खुलकर सामने आया है। आगामी उपचुनाव पर भी इस दौरान चर्चा की गई, चुनावी नतीजों को लेकर क्षेत्रवार नब्ज भी टटोली गई, ये भी जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई थी। फीडबैक मिला कि प्रत्याशी अहंकार में थे, विधायकों संगठन से तालमेल नहीं बिठाया गया था, कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई थी, थाने तहसीलों में सुनवाई ना होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। जी देखिए, आपने कहा कार्यकर्ता नाराज थे, कार्यकर्ता हताश थे, लेकिन जिस विषय पर चिंतन हो रहा है और जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव से पूर्व की बात है। अब सर, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है। बीएल संतोष जी लखनऊ में बैठे हुए हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं, समीक्षा बैठक वहां पर हो रही है और वहीं ये सारी बातें तमाम निकलकर सामने आई हैं। मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रही हूँ सर। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, जो आकलन हो रहा है उसी विषय पर हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व में संगठन की क्या स्थिति थी, कार्यकर्ता किस प्रकार से हताश था, कुछ कार्यकर्ता यदि हताश थे तो उनके सेटिस्फैक्शन के लिए उस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तीसरी बार जनता ने मोहर लगाई है, उससे कार्यकर्ता प्रसन्न है, खुश है और ये सबको दिख रहा है। और उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से विपक्ष बौखलाया हुआ है, जो बयान राहुल गांधी का सामने आया, इन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताने का कार्य किया, तो हिंदू निश्चित रूप से इसका बदला वोट की करके लेगा।
बताया, हिंदुओं को इन्होंने नफरत फैलाने वाला बताया, हिंदुओं को राहुल गांधी द्वारा। अरे सर, आपने राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर किस तरीके से मंचों पर चर्चा की। राम को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी आप राजनीति में आपने उतार दिया, लेकिन आपको सबक मिल गया ना। फैजाबाद सीट पर हर जगह आपकी किरकिरी हो रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, जहां भी जाते हैं मंचों से अब सिर्फ फैजाबाद सीट को लेकर ही सबसे पहले वो उठाते हैं। तो ये बातें तो आप नहीं करिए। मैं आऊंगी वापस से आपके पास, लेकिन अगर बात अतुल यादव जी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि आपका जोश काफी हाई है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आपके आए हैं, साइकिल किस स्पीड से दौड़ी, ये सभी जो परीक्षा के परिणाम आए उसमें हम सभी ने देखा। लेकिन अब 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ तैयारियां इस दौरान आपकी रहेंगी, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको एक बार फिर आप उपचुनाव में उठा सकते हैं? देखिए त्यागी जी, जो प्रमुख रूप से जो मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी तो रहेगी विधानसभा चुनाव में भी। और जो ये अभी इन्हीं के सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है कि सरकार के अंदर जो आरक्षण की अनदेखी की जा रही है, जिस मुद्दे को तो हम प्रमुखता से रखेंगे और रखते चले आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चुनाव में जाने वाले हैं वो पीडीए के मुद्दे पे जाने वाले हैं। जो हमारा पीडीए का नारा है, ये हमारा सफल नारा है। अपने इसी पीडीए मुद्दे के साथ उपचुनाव में उतरने वाले हैं। और हम उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो है सफाया होगा। अब एक नारा और है, जो 17 में आए थे अब वो 27 में जाएंगे और 27 में ये दिखने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा युवाओं को चला गया है। महंगाई इतनी चरम पर है कि कुछ पूछो मत। इनके जो मुद्दे हैं, अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता द्वारा कहा गया हिंदुत्व के, वो कांग्रेस के उस पर कहा गया, हमारे लिए नहीं कहा गया, कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। हम एक बात कहना चाहते हैं, क्या ये अयोध्या में जो जीते हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। श्री माननीय अवधेश प्रसाद जी वो भी तो हिंदू हैं, कोई क्या वो हिंदू नहीं है? इनको समझना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम इन चीजों पर जनता बहकने वाली नहीं है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं, किसानों की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर समझती है जनता, जो है रोजगार चाहती है। इन सभी समस्याओं पर जो उपचुनाव होगा वो बहुत ही विकास के मुद्दों पे होगा, महंगाई के मुद्दे पे होगा। और जो जनता के द्वारा जो हमें अभूतपूर्व समर्थन दिया गया है वो उपचुनाव में भी दिया जाएगा और हम 10 सीटें जीत के दिखाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगी वापस से आपके पास और जो बातें आपने अभी कही उस पर मैं जवाब भी लूंगी डॉक्टर अविरल मलिक जी से। लेकिन एक बार मैं रुक कर लेती हूं, डॉक्टर अनु प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में चोट खाई बीजेपी इस बार के उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर BL संतोष ने उपचुनाव के लिए पूरा खाका खींच दिया है और उन्होंने सभी नेताओं को उपचुनाव में मजबूती से लड़कर जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी दिया है। आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होने वाली है उपचुनाव में और आपको क्या लगता है अखिलेश यादव क्या इस बार भी बड़ा दिल दिखाएंगे जैसा उन्होंने लोकसभा चुनावों में आपके लिए दिखाया? आपको इस बार भी क्या कितनी सीटें मिलने की उम्मीद लग रही है? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग लगातार इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक साठगांठ करके बहुत समझदारी के साथ जिस हिसाब से काम कर रही थी, वही चीजें अब अभी भी है जारी और आगे भी जारी रहेंगी। और अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो भी चीज स्पष्ट होगी कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, ये पूरी तरीके से बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में ये बातें चल रही हैं और वो बहुत जल्द हम सभी लोग के सामने होगा। और रही बात अब बीजेपी की, अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को भी सुन रही थी और जिस हिसाब से बीजेपी के लोग स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी तक नहीं समझ पाए कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है। ये अभी भी वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसका परिणाम ये देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव
उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में भी नहीं है। अगर अभी मैं एक स्टेटमेंट की मैं बात करूं, इन्हीं की पार्टी की नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है उमा भारती जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। और स्टेटमेंट क्या, उन्होंने तो बीजेपी के नेताओं को, लोगों को सुझाव दिया था कि आप लोग राम मंदिर, राम भक्ति, इन सब चीजों से, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना बंद करिए। और जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमियां और खामियां हैं जो हमें समझना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट उमा भारती जी का था। और यही चीज जब इनके आरएसएस के, इनके बीजेपी के आका ने भी यही बात कही थी कि आप जैसे उन्होंने कहा था मणिपुर को लेके कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है मगर बीजेपी के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप उस पर ध्यान दीजिए। और वहां पर बीजेपी बार बार कह रही थी कि मणिपुर में सब कंट्रोल में है। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है और ये मूलभूत मुद्दों से अभी भी जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अविरल मलिक, जवाब दे दीजिए। अब तो आपको विपक्ष नहीं बल्कि आपके जो अपने हैं वो ही घेरने लगे हैं और आपके तमाम मुद्दे जो मंच पर आप उठाते हैं उन्हीं मुद्दों पर आपको आपके अपने घेर रहे हैं, चाहे बात आरएसएस की हो, अभी जैसा कि उदाहरण भी यहाँ पर दिया डॉक्टर अनु ने उमा भारती को लेकर। तो क्यों इस तरह की चीजें जो हैं डॉक्टर अविरल मलिक वो सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब मैं स्पष्ट कर देता हूं और विस्तार पूर्वक इन्हें जानकारी दे देता हूं क्योंकि ये अल्प ज्ञान के कारण इस प्रकार की यदि बात कर रहे हैं तो हो सकता है। देखिए ये इमरजेंसी लगाने वाले लोग हमें नहीं, अल्प ज्ञानी कौन है? किसको आप अल्प ज्ञानी कहना चाह रहे हैं? आरएसएस वालों को? आप आरएसएस वालों को अल्प ज्ञानी कहना चाह रहे हैं क्या डॉक्टर अविरल मलिक? क्योंकि ये बयान तो उनका नहीं है ना, ये तो आरएसएस के नेताओं ने बयान दिया है मंच पर खुलकर। किसको आप अल्प ज्ञानी कह रहे हैं? देखिए अब मैं विस्तार पूर्वक इन्हें स्पष्ट कर देता हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं, अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ऐसे ही नहीं ले रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक, उन्होंने मंच पर खुलकर आपके लिए बोला है। आप क्या आपने नहीं सुना? आपने नहीं सुना आरएसएस ने क्या कहा? अपने नेताओं का है ये, आप समझ नहीं रहे कि मैंने कहा क्या है कि आपके अपने नेता वो बीजेपी को समझाने लगे हैं कि बीजेपी का कार्यकारिणी कैसा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव जो बीजेपी के लोग बड़े बड़े नेता मन से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, राम मंदिर कर रहे थे, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ा क्योंकि ये आस्था का विषय हम इससे जानते हैं। ये आपके नेताओं का सुझाव था, उमा भारती जी का सुझाव था कि बीजेपी की जो हार हुई है वो उनकी अपनी कमी से हुई है। ये राम मंदिर को बार बार बीच में ना लेके आए और ये आपके। अरे डॉक्टर अविरल मलिक विषय को समझिए ना, ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? क्या होगा चिल्लाने से सर? आप समझ नहीं रहे हैं वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है? पहले ये सुनिए ना क्या कहना चाह रही है वो अपने आप तो बयान नहीं दे रही है ना। वो कह रही है कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया क्या वो भूल गए? अभी तो 2 महीने भी नहीं बीते हैं सर। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार कौन है? क्या उनकी पार्टी के? पॉइंट पर आ रहा हूँ, 1 मिनट सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जी देखिए, जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया वो बिल्कुल सही हो सकता है लेकिन विस्तार पूर्वक इन्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिस प्रकार से बात की जा रही है तो ये वास्तव में मैं मानता हूं कि अच्छे दिन आ चुके हैं। यही अच्छे दिन हैं जो आरएसएस के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग, मोहन भागवत जी का अपमान करने वाले लोग, वो परम पूज्य मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं डिबेट में बैठकर। यही वास्तव में अच्छे दिन है। फिर गलत से उसमें ले जा रहे हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं कि आपके अपने लोग अब आपको सुझाव देने को उतारू हो गए। हम लोग तो अपने मूलभूत मुद्दों पे तो बात कर ही रहे मगर आप लोग जो की प्रवक्ता, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड डॉक्टर अविरल मलिक, लोगों के सुझाव को नहीं समझ। डॉक्टर अविरल मलिक, अगर आपने वो बयान नहीं सुना हो तो फिर से आपको बता देते हैं। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर ही रोक दिया गया। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड है, यही मत रुकिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। इंद्रेश जी के बयान में रामद्रोही किसको कहा, एक बार ये भी बताइए पूरा। अरे उनको कहा, उनको तो आप भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ही के लोग आपको घेर रहे हैं तो सवाल तो यहाँ पर ये है ना। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है तो उत्तर प्रदेश के विषय पर आकलन चल रहा है, आत्मंथन चल रहा है।
लेकिन कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, इस बात को इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी देश में चलिए विषय कुछ और चल रहा है, विषय को आप समझ नहीं पा रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक। बात क्या कर रहे हैं, बात को कहां से कहां घुमा कर ले जा रहे हैं, पता नहीं आप समझ नहीं रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं या फिर सही से जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये समझ से परे है यहाँ पर। अतुल यादव जी जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक, वो समझ से परे हैं, क्योंकि सवाल कुछ पूछा जा रहा है, बातें वो कुछ और दोहरा रहे हैं। इसके साथ ही इन बातों पर तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन आपने पीडीए की बात चुनावों में की थी सर, लोकसभा चुनाव में, और इसका लाभ कहीं ना कहीं आपको मिला है। अब आप ही के नक्शे कदम पर बीजेपी उपचुनाव में चलने की तैयारी कर रही है। बीएल संतोष के 2 दिन लखनऊ यात्रा के केंद्र में अब दलित वोट बैंक ही है, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, हमने सभी को सम्मान दिया और सभी को सम्मान देंगे। हमारा जो पीडीए का नारा है ना, वो जनता के बीच में है और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जवाब दे दें कि जो अभी इनकी मंत्री और केंद्र में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सहयोगी पार्टी है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया कि पिछड़ों का आरक्षण नॉन अगर मतलब अयोग्य। नहीं, मैं भी एक मुद्दा उठाऊंगा अभी। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लेना, एक मिनट। मैं भी अभी एक मुद्दा है मेरे पास, उसको भी इन्हें सुनना चाहिए। आरक्षण के संबंध में बात उठाई, उसके संदर्भ में ये जवाब दे तो इन्हीं के पार्टी के लोग इन्हीं को घेर रहे हैं, इन्हीं के सहयोगी दल इन्हीं को घेरे बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इसका उत्तर इसी बात की समीक्षा हो रही है कि कहाँ इनके ये अपने भाई साहब, आपने केशवानंद भारती केस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस बात का उत्तर पहले दे दीजिए। इंडिया गठबंधन के साथ 10 सीटों पर चुनाव, ये जो डिबेट चुनाव के संदर्भ में थी, इंडिया गठबंधन जो है और समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 10 की 10 विधानसभा सीटें जीतेगी। जो उपचुनाव होने जा रहा है, हम अब उसकी तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग नापसंद कर चुके हैं और उपचुनाव में भी नापसंद करेंगे। हम अपनी सीटों के साथ 5 सीटें तो अपनी हम जीतेंगे और 5 सीटों पर इनको हम पराजित कर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ठीक है, डॉक्टर अविरल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, जिस प्रकार से इनके द्वारा नकारात्मक माहौल बनाया गया था चुनाव से पूर्व में, जिस प्रकार से इन्होंने संविधान पलटने की बात झूठी फैलाई और उसके साथ साथ उसका निश्चित रूप से एक नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। इस बात को स्वीकारता हूँ। नहीं, ये बात आपके नेताओं के, आपके नेता जो है फैजाबाद से जो हारे हुए, क्या उनके द्वारा नहीं बोली गई? कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं होगी। मुझे तो 1 मिनट भी अनइंटरप्टेड नहीं दिया। अच्छा ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अतुल यादव जी कंप्लीट करने दीजिए। जी देखिए, ये केशवानंद भारती केस यदि जानते होंगे, यदि इनके नेताओं ने केशवानंद भारती केस को पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए सर। बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल भावना को संविधान की छेड़ा नहीं जा सकता, पलटा नहीं जा सकता संसद के द्वारा। तो किस आधार पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि आ गई, नरेंद्र मोदी जी यदि आ गए तो संविधान को पलट देंगे, संविधान को बदल देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे? क्या इन्होंने ठीक है, मतलब आपका कहना है कि लोकसभा चुनावों में इन्होंने झूठ को परोसा है। मैं इस पर जवाब नहीं लेती हूँ। डॉक्टर अनमोल प्रसाद जवाब दे दीजिए। 1 मिनट 1 सेकंड का आप ही से सवाल है मैम, आप ही से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा जैसे कई नेता ऐसे थे जिन्होंने बयान दिया, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बयान दिया था कि मोदी जी को 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। ये आधार था हमारा। आपके नेताओं द्वारा बयान दिए थे, हमने जनता को जागरूक किया, हमने जनता को आगाह किया कि ये बयान लगातार दे रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हैं कि 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। तो हमने कोई झूठ फरेब नहीं फैलाया। और रही बात आरक्षण की, संविधान बचाने की, तो आपकी केंद्र मंत्री ने उंगली उठाई उत्तर प्रदेश पे कि SC ST OBC का हक मार के ये लोग उसको अनारक्षित सीट में तब्दील करके लोगों को उसमें भर्तियां कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लोगों द्वारा, आपके मंत्रियों द्वारा बातों को रखा गया था, जिसको हम लोग ठीक है, समय का अभाव है और समय नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।